बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के जो लेक्चर है ये पार्ट नंबर 8 है और आज के लेक्चर में मैं ईटा MCQs ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन को वाइंड अप करूँगा। टोटल 48 MCQs मुझे मिले थे और आज 48 तक मैं किया करूँगा, MCQs सॉल्व करूँगा 41 से लेके। तो चलते हैं MCQs की तरफ। ईटा MCQs ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन KPK। MCQs नंबर 41 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। पार्ट नंबर ए में cos इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई स्क्वायर रूट x प्लस रूट वाई है। ऑप्शन बी में z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ सेम फंक्शन x स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट वाई ओवर x प्लस वाई। ऑप्शन सी में है z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट वाई ओवर x प्लस वाई। ऑप्शन डी में है sin इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट वाई ओवर x प्लस वाई। ये ट्रिक जहन में बिठा ले के जो भी आपके पास ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेले आता है या जब इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेले आता है तो याद रखें कि ये होमोजीनियस फंक्शन के डिफिनीशन को डिफाइन नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए दीज आर नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि ये सारे क्या है, इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी होमोजीनियस फंक्शन को भी डिफाइन नहीं करता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर सी। उसमें हमारे पास है z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट वाई ओवर x प्लस वाई। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस फंक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास कोई डिग्री होता है लैम्डा पावर n। अब इसका डिग्री आप विद इन सेकंड किस तरह निकालोगे, शॉर्ट ट्रिक। मैंने आपको डिफिनीशन भी सिखाया था कि एफ ऑफ एक्स वाई, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट सपोज ये फंक्शन जो हमें गिवन है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो डिफिनीशन क्या होगा होमोजीनियस फंक्शन के लिए, लेम्डा एक्स लेम्डा वाई, मतलब x को लेम्डा x से रिप्लेस करो, y को लेम्डा y से। और राइट साइड पे भी हमारे पास अगर ये फॉर्म आ गया लेम्डा पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये लेम्डा का जो पावर n है ये n हमारे पास डिग्री होता है होमोजीनियस फंक्शन का। तो अगर आपको ये कहे कि इसी फंक्शन का डिग्री क्या होगा, तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसी फंक्शन का डिग्री थ्रू आउट सेम होगा। थ्रू आउट से मेरा मुराद ये है कि यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में देखे ना तो होल डिग्री 1/2 है। डिग्री से मुराद पावर, x का भी पावर 1/2, y का भी पावर 1/2, सही है। और अगर न्यूमरेटर में भी देखे तो डिग्री सेम है, x का भी 1, y का 1। तो अगर डिग्री सेम नहीं होगी तो याद रखें वो फंक्शन होमोजीनियस कभी भी नहीं होगा। ये ट्रिक है, ये ज़हन में बिठा लें कि किसी भी फंक्शन का डिग्री थ्रू आउट सेम होगा। थ्रू आउट से मुराद है कि न्यूमरेटर में भी डिग्री सेम और डिनोमिनेटर में भी डिग्री सेम होंगी। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है एज अ होल, तो मैं 1 लिखूंगा। अब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस बनेगा, सो 1/2 माइनस 1 से हमारे पास -1/2 आएगा। तो याद रखें कि -1/2 हमारे पास डिग्री कभी भी नहीं होगी। हमने डिफिनीशन में ये कहा था कि ये होमोजीनियस फंक्शन के डिफिनीशन को तब सेटिस्फाई करेगा अगर ये हमारे पास लेम्डा एक स्केलर वैल्यू होगी और उसका पावर डिपेंड होगा फॉर द पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे, इसके बजाय हम 1/2 को लेंगे, तो 1/2 लेंगे। तो इसका मतलब इसी फंक्शन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास जस्ट ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी, बी, ए हमारे पास दिस इज द इनवर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कभी भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं होते। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन सी होगा। अभी नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। MCQ नंबर 42, ये असल में न्यूमेरिकल एनालिसिस लास्ट चैप्टर APSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स से आया है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज 1 पॉइंट आइटरेटिव मेथड। 1 पॉइंट आइटरेटिव का मेथड ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, उसको हम पहला आइटरेशन दे x0 इज इक्वल टू 0 और उससे जो नेक्स्ट आइटरेशन जनरेट होंगे x1 x2, सो नेक्स्ट आइटरेशन जनरेट होंगे प्रीवियस आइटरेशन की मदद से। तो यही हमारे पास 1 पॉइंट आइटरेटिव मेथड होता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर-पॉलिसी मेथड, न्यूटन-रॉप्सन मेथड और लास्ट में है बोथ ए एंड बी। तो याद रखें कि हमारे पास पहले ऑप्शन को मैं डिफाइन करता हूँ बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में लेट सपोज अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस 1, ये कोई फंक्शन लेट सपोज गिवन है, इसको हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो हम इस तरह करते हैं कि 2 रूट कंसेक्यूटिव चूज करते हैं। एक रूट पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव देगी और दूसरे वैल्यूज पर फंक्शन क्या देगी, वैल्यूज नेगेटिव देगी, सही है। वैल्यू क्या देगी, नेगेटिव। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज हम इस तरह पुट करें x की जगह, जिस एक पर वैल्यू पॉजिटिव दे फंक्शन और दूसरे पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे, तो इसको हम x को x1 कंसिडर करते हैं, दूसरे को x2 कंसिडर करते हैं। फिर हम इसका मीन लेते हैं x1 प्लस x2/2। तो इससे पहला आइटरेशन जनरेट होता है।
फिर इससे जो आइट्रेशन जनरेट होता है x1, इसको फिर नेक्स्ट आइट्रेशन जनरेट होता है x2 x3 इस तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइसेक्शन मेथड है दिस इज नॉट द वन पॉइंट आइट्रेटिव मेथड, क्योंकि कई आइट्रेटिव मेथड मैंने बताया कि वन पॉइंट आइट्रेटिव मेथड में हम जो नेक्स्ट आइट्रेशन जनरेट करते हैं वो पिछले आइट्रेशन की मदद से, लेकिन यहाँ पे तो दो वैल्यूज हम लेते हैं, एक की जरिए तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन जनरेट नहीं करते, तो इसका मतलब बाइसेक्शन मेथड इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब रेगुलर पॉलिसी की बात करते हैं, रेगुलर पॉलिसी मेथड। तो रेगुलर पॉलिसी में भी सेम तरीका है, ए रूट दे जनरेट करते हैं और बी ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव लेट्स सपोज और इस पे नेगेटिव। ये कंडीशन जरूरी है कि एक पर पॉजिटिव वैल्यू देगा फंक्शन, दूसरे पे नेगेटिव। अगर पॉजिटिव देगा तो फिर हमारे पास वो रूट्स नहीं होंगे, अगर नेगेटिव देगा सेम रूट्स देगा तो हमारे रूट्स नहीं होंगे। रूट्स मस्ट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, सही है। अब इसके बाद जो फार्मूला होता है x1 अगर पहला इटरेशन जनरेट करते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। अब a और b आपके पास रूट्स है जो आपने सेलेक्ट किए जिस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वैल्यू आप पुट करोगे तो पहला आपके पास x1 आइट्रेशन आएगा। फिर x2 के लिए सेम फार्मूला होगा a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a, सही है, ओवर एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो इसमें आप क्या करते हैं x1 x2 x3 इस तरह आइट्रेशन जनरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन पिछले आइट्रेशन के जरिए हम नेक्स्ट आइट्रेशन जनरेट नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब रेगुलर पॉलिसी विल बी दी इनकरेक्ट ऑप्शन। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन सी है न्यूटन रॉप्सन, तो इसका फार्मूला xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ प्राइम ऑफ xn, ये फार्मूला होता है, सही है, न्यूटन रॉप्सन के लिए। n को आप 0 पुट करोगे तो ये आएगा x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 ओवर एफ प्राइम ऑफ x0। तो यहाँ से आप x0 0 सपोज करते x0, तो x0 को अगर 0 पुट करेंगे तो इससे एफ ऑफ x0 भी आएगा, एफ ऑफ x0 एफ प्राइम ऑफ x0 मतलब डेरिवेटिव x0 भी आएगा, x0 भी आएगा, तो मतलब इससे x1 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, सही है, एक वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे सेम फार्मूले में n को 1 पुट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू x1 बच जाएगा माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ प्राइम x1। तो x1 तो आपके पास आ चुका है ना पिछला आइट्रेशन, तो पिछला आइट्रेशन आप पुट करोगे सेम आइट्रेशन फार्मूले में पुट करेंगे एफ ऑफ x में एफ प्राइम ऑफ x आएगा, तो मतलब ये पिछला आइट्रेशन x1, तो पिछले आइट्रेशन के जरिए आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन x2 आ जाएगा। सेम वाइज x3 इज इक्वल टू x2, सो x2 पिछले आइट्रेशन के जरिए आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी न्यूटन रॉप्सन मेथड। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द वन पॉइंट आइट्रेटिव मेथड, जिसमें हम नेक्स्ट आइट्रेशन पिछले आइट्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। उसकी जाने बढ़ते जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 9 एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स से आया है। क्या कहते हैं कि अ पॉलीगॉन रीजन लाइज इन x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। ऑप्शन A is rounded, B is half plane, C is feasible region and option D is unbounded। यहाँ तक कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने इनइक्वलिटीज सीखे थे। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जनरल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। उसमें हमारे पास दो इनइक्वलिटीज गिवन होते हैं। लेट्स सपोज 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेट्स सपोज अनदर इनइक्वलिटी इज x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। और थर्ड कंडीशन को होता था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इन दोनों का मतलब ये हुआ कि हमारे पास आर्जेंट प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में होता है और वो क्वाड्रेंट होता है क्वाड्रेंट नंबर पास, जिसमें x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो वो रीजन जिसमें हमारे पास जो गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर आता है, जो कॉमन एरिया आता है फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, ये असल में लाइन का इक्वेशन है। अगर हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं इसी इनइक्वलिटीज का, तो इस तरह होता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसे हम जनरल सोल्यूशन भी निकालते हैं, टेस्ट पॉइंट भी निकालते हैं। तो इसका एक कॉमन रीजन आता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से। लेट्स सपोज मैं जनरल अगर सपोज करूँ इस तरह, और लेट्स सपोज इस तरह, लेट्स सपोज इस तरह, तो इन तीनों लाइंस का कॉमन एरिया ये हुआ ना, तो इसको हम कॉमन एरिया कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ तीन लाइन से जब कॉमन एरिया आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, उसी रीजन को हम पीएसेबल रीजन कहते हैं। और उसके लिए जो कंडीशन होता है वो होता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी है, पीएसेबल रीजन। पीएसेबल रीजन में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 44 ये कहता है कि दी फिगर हैविंग नॉन डायगोनल्स इज कॉल्ड पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, ऑक्टागन। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमारे पास फार्मूला इस तरह होता है कि डायगोनल्स
दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हमारे पास होता है फॉर द डायगनल्स। अब डायगनल हमें गिवन है कि फिगर हैविंग 9 डायगनल, तो हम डायगनल को 9 फुट करते हैं तो ये बनेगा 9 इज इक्वल टू 9 n इंटू n माइनस 3 बाई 2। तो 2 को इस साइड पे शिफ्ट करो तो ये बनेगा 9 इंटू 2 एंड राइट साइड पे बच जाएगा n इंटू n माइनस 3। तो यहाँ से 18 दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3। इसको ज़रब करते हैं सो n स्क्वायर n को 3 के साथ सो माइनस 3n, 18 को राइट साइड पे शिफ्ट करें सो माइनस 18। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। जनरल फॉर्म के साथ मैं कंपेयर करता हूँ। जनरल फॉर्म इस तरह होता है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0। सो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a, यहाँ पे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मतलब a1, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट b, यहाँ पे माइनस 3 मतलब b इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे कांस्टेंट c, यहाँ पे माइनस 18 मतलब c इज इक्वल टू माइनस 18। सही है। अब फार्मूला इस तरह होता है n इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड विथ 2a। फार्मूले में पुटिंग करते b हमारे पास माइनस 3 है, सो ये बनेगा माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b है माइनस 3 सो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पे a1 है और c है माइनस 18 और होल डिवाइडेड विथ 2 टाइम ऑफ a1 है। सो ये बनेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ से 9, यहाँ से माइनस इंटू माइनस है प्लस 4 इंटू 18 से आता है 72 और डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते 3 अपनी जगह पे प्लस माइनस यहाँ से 81 आता है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 और डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर रूट 81 9 के बराबर है, सो 3 प्लस माइनस यहाँ से 9 बाई 2। अब यहाँ से हम नेगेटिव इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि साइड्स हमारे पास तभी बनता है जब उसके वैल्यूज पॉजिटिव हो। तो यहाँ से माइनस को इग्नोर करते प्लस लेते हैं, सो 3 प्लस 9 से क्या आएगा 12, 12 बाई 2 से क्या आएगा 12 बाई 2 से 6 आएगा। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 6। तो वो फिगर जिसमें n असल में साइड थे, जिस फिगर में n साइड 6 हो तो इसी फिगर को हम हेक्सागन कहते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, हेक्सागन। से कुछ की जाने बढ़ते जो कि चैप्टर नंबर 6 FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स बाइनोमियल थ्योरम से आया है। क्या कहता है कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ 3 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 होल रेज़ टू द पावर 12 द टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ r। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें एक सीरीज गिवन है, क्या है 3 बाई 2 x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 होल रेज़ टू द पावर 12। सही है। अब इसको इस फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं tr प्लस 1 दिस इज इक्वल टू ncr a पावर n माइनस r इंटू बी पावर r। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सही है। इसको कंपेयर करते इसी फॉर्म के साथ a प्लस बी होल पावर n। सो n हमारे पास 12 होगा। सही है। b हमारे पास ये है, b इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 और a क्या होगा, a विल बी 3 बाई 2x स्क्वायर, a विल बी 3 बाई 2x स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं फार्मूले में। सो n अपनी जगह पे n क्या है, n 12, सो 12cr इंटू a क्या है, a मेरे पास है 3 ओवर 2x स्क्वायर पावर n माइनस r, n 12 है, सो 12 माइनस r इंटू b पावर r, b क्या है माइनस 2x स्क्वायर बाई 3 एंड पावर हमारे पास है r। सही है। अब सारी वैल्यूज़ को ना छेड़ो, सिर्फ x की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा लिखते हैं, क्योंकि हमने टर्म इंडिपेंडेंट की बात कर रही है x पावर 0 की, तो मतलब x को ही हम छेड़ेंगे। सो 12cr को अब ऐसे ही नीचे ले आओ, 3 बाई 2 पावर 12 माइनस r अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ से x करे तो जब ऊपर जाएगा x पावर माइनस 2 बच जाएगा, x पावर माइनस 2 और पावर 12 माइनस r। सही है। 3 बाई 2 पे अपने 12 पावर माइनस r, x पावर 2 ऊपर जाएगा, x पावर माइनस 2, 12 माइनस r माइनस 2 बाई 3 पे अपनी r माइनस 2 बाई 3 पे अपना r और x स्क्वायर पर अपना r, तो मतलब x पावर 2r। अब ये आ गया, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, ये कांस्टेंट है। x की यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो x को x पावर 0, टर्म इंडिपेंडेंट के लिए x पावर 0 को के इक्वेट करते हैं इसको। सही है। तो इक्वेट करते हैं x पावर 0 को, यहाँ से x मल्टीप्लिकेशन में तो बेस सेम हो जाएगा और पावर ऐड हो। सो पावर में क्या होगा, माइनस 2 इंटू 12 से माइनस 24, माइनस 2 इंटू माइनस r से प्लस 2r और यहाँ पे प्लस 2r। सही है। अब टर्म इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन आ गया, बेस सेम है दोनों साइड पे तो पावर भी सेम होगा। तो यहाँ पे पावर 0,
यहाँ पे -24, यहाँ से 2r + 2r से 4r, सिंप्लीफाई करो सो 4r is 24, देन r is equal to 6। तो मतलब r is equal to 6 के लिए टर्म इंडिपेंडेंट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 46। ये फंक्शन से आया है, ये कहता है कि इफ f is a function from x to y and it is 1-to-1 and onto function then the function will be। हमारे पास ये लोग कहते हैं कि x और y के दरमियान एक रिलेशन है, एक फंक्शन है, और वो फंक्शन 1-1 और onto कंबाइन है, तो इसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं। याद रखें कि इंजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है, इंजेक्टिव फंक्शन इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1-1 एंड इनटू, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन हम ऑनटू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑनटू। फिर है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन ये भी कॉम्बिनेशन है, दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन, सही है। तो इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 और इनटू फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हमारे गिवन क्वेश्चन में फंक्शन है 1-to-1 एंड ऑनटू, लेकिन यहाँ पे इनटू है, इसका मतलब इंजेक्टिव हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो सर्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड इन ऑनटू फंक्शन, लेकिन हमें तो ऑनटू के साथ साथ 1-to-1 भी गिवन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन। तो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास 1-to-1 एंड ऑनटू फंक्शन है जो कि यहाँ पे मौजूद है बाइजेक्टिव फंक्शन की डिफिनीशन में, इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1-to-1 एंड ऑनटू फंक्शन, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं, एमसीक्यूज नंबर 47। ये भी हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग से आया है। एमसीक्यूज ये है कि दी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प अस इन टेकिंग सॉल्यूशन, डिसीजन, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन। याद रखें कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही थी। लेट्स सपोज एक आई हैव इनइक्वालिटी ऑफ 2x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और दूसरा इनइक्वालिटीज़ हो x + y दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और तीसरा कंडीशन होता था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन नहीं थे, ये पॉसिबल थे फॉर दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्शन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज इन, क्योंकि दीज इनइक्वालिटी नहीं, इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 2x + 3y = 10, और इसको भी एसोसिएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं s + y = 3। दीज आर कॉल्ड द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पर हमें कंडीशन क्यों है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ दोनों कंडीशन का यहाँ पे जो इक्वेशन है जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे। तो जब नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, दीज वेरिएबल्स इन द लीनियर इनइक्वालिटीज यूज दीज वेरिएबल आर कॉल्ड द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। सो इसी वेरिएबल x और y को हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, और यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से जो रीजन आता है, कॉमन रीजन, उसी रीजन को हम पीएजेबल रीजन कहते हैं। और पीएजेबल रीजन में हमारे पास जो वेरिएबल से ये रीजन आता है, उसी वेरिएबल हमारे पास ही हेल्प करता है इन टेकिंग द डिसीजन ऑफ द वेरिएबल। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास जब यहाँ से कॉमन एरिया आ जाता है, तो इसमें हमारे पास 2-3 पॉइंट्स होते हैं, उसमें हम अगर क्वेश्चन में सर हो कि मैक्सिमाइज, तो फिर हम मैक्सिमम पॉइंट की बात करते हैं इसी कॉर्नर पॉइंट्स में। अगर मिनिमाइज की बात हो रही है कि मिनिमाइज दी लीनियर इनइक्वालिटीज, तो फिर हम मिनिमम पॉइंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फॉर दी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट विल बी डिसीजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन के लास्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, जिसके साथ ही टेस्ट का जो मैथमेटिक्स पोर्शन है ये वाइंड अप हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 48 ये है कि solution of the inequality 3x - 2 greater than or equal to 8 + 5x will be। ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग से आया है एमसीक्यू। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें इनइक्वालिटी गिवन है, इनइक्वालिटी इस तरह है कि 3x - 2 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 + 5x। इसको सॉल्व करना है और रिजल्ट बताना है, 4 ऑप्शन गिवन है। अब आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3x को इस साइड पे शिफ्ट करें या 5x को इस साइड पे शिफ्ट करें, ये आपके पास अथॉरिटी है, इख्तियार है। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि एडिंग
-5x टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। सही है, -5x दोनों साइड पे ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे 3x -2 है, इसके साथ -5x ऐड करो और ग्रेटर देन इक्वल टू राइट साइड पे भी 8 + 5 के साथ -5x ऐड करो। सही है, अब यहाँ से ये कैंसिल। सो यहाँ से क्या आएगा, 3x - 5x से -2x आएगा ना, 3x माइनस, और यहाँ से -2 अपनी जगह फिर ग्रेटर देन इक्वल टू राइट साइड पे जस्ट 8 आ गया। अब ये -2 ख़त्म करना है तो मैं लिखूंगा कि एडिंग टू बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी। सही है, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है। तो 2 को अगर दोनों साइड पे ऐड किया जाए तो ये बनेगा -2x, यहाँ पे -2 है ना, 2 ऐड करो और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे भी 2 ऐड करो। सो ये दोनों कैंसिल। सो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 2 से 10 ये आ गया। अब इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, मेरे पास ये आ गया -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब यहाँ से चूंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है, सोल्यूशन का मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से माइनस को ख़त्म करना है। तो याद रखें कि इसी माइनस को हम किस तरह ख़त्म करेंगे, दोनों साइड ऑफ इनइक्वलिटी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करूँगा माइनस से। तो याद रखें कि जब इनइक्वलिटी को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, ये इनइक्वलिटी का रूल है। तो यहाँ पर ये -10 बन जाएगा। सही है, ये आ गया। अब यहाँ से 2x लेस देन इक्वल टू -10। सो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इनइक्वलिटी बाई 2। सही है, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। सही है, तो यहाँ से 2x/2 लेस देन इक्वल टू -10/2। सो यहाँ से x 2 के साथ कैंसल, लेस देन इक्वल टू -10/2 से -5, ये कंडीशन आ गया। सही है, अब याद रखें कि हमारे पास यहाँ पे x लेस देन आर इक्वल टू है। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब ये है कि -5 भी ले सकता है और -5 से जितनी भी वैल्यूज़ लेस हैं वो भी ले सकता है। मतलब कि -5 भी ले सकता है, इक्वल का साइन है, और लेस का मतलब -5 से जितना आप वैल्यूज़ लेस करोगे। सो -5 के बाद क्या होता है, लेस वैल्यू। सो -6 होता है, -7, और इस तरह किधर जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ। सो मेरा जो सोल्यूशन होगा वो -5 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन अब ब्रैकेट की बात हो रही है, यहाँ पे एक ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, इसको क्लोज कहते हैं। सेम वाइज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। अब इंटरवल किस तरह लगाएंगे, याद रखें कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारे पास कंटिन्यू है, जा रही है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से ओपन इंटरवल में हम इनइक्वलिटी को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं ओपन इंटरवल में। सही है, अब -5 पे यहाँ पे इसको हम क्लोज इंटरवल में क्लोज करेंगे या ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि -इन्फिनिटी को ये नहीं ले सकता, और क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि ये वैल्यू इसमें इंक्लूड है, ले सकता है। तो यहाँ पर इंक्लूड है ना, x लेस देन आर इक्वल, तो इक्वल की बात अगर आ गई तो इसका मतलब ये कि -5 भी ले सकता है इनइक्वलिटी। सो अगर यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं था तो मतलब x लेस देन -5, फिर 5 नहीं ले सकता था, तो फिर हम इसको ओपन इंटरवल में क्लोज करते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि इक्वल का साइन आया है, इसका मतलब -5 इसमें इंक्लूड है, तो इंक्लूड की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्लोज इंटरवल -5 एंड गोज टू -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी। तो -5 और -इन्फिनिटी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ये तो -5 इन्फिनिटी ही नहीं, ये -5 इन्फिनिटी ये भी नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन और इसी ऑप्शन में हम एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों इंटरवल ओपन है, लेकिन हमारे रिजल्ट में एक इंटरवल क्लोज है और एक ओपन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, -5 के साथ क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, सी इज इनकरेक्ट। तो इसके साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ईटा MCQs ऑफ 2014 को स्टार्ट करूँगा। और इस साल जो ईटा टेस्ट कंडक्ट होगा, इंजीनियरिंग टेस्ट का जो ईटा वाले कंडक्ट करेंगे, तो उसमें मैथमेटिक्स के MCQs 35 होंगे। उन्होंने टेस्ट को 200 MCQs थे पिछले, तो 200 MCQs को रिड्यूस करके 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसी 100 में हमारे पास 35 मैथमेटिक्स के MCQs होंगे, 40 फिजिक्स के होंगे, तो कितने रह गए, 25 रह गए। तो उसी 25 में से 10 MCQs केमिस्ट्री के होंगे,
और जो 15 रह गए वो इंग्लिश के होंगे। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स के 35 MCQs होंगे। तो आपने बस जो ईटा इंजीनियरिंग के जितने भी पास पेपर्स मैंने सॉल्व किए वो देख ले, इंशाल्लाह आपका मैथमेटिक्स पोर्शन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।